बर्गर सुनते ही जो नाम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो है बर्गर किंग। आज बर्गर खाना हो तो हम सबसे पहले बर्गर किंग जाने के बारे में सोचते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि $7 बिलियन से भी ज्यादा नेटवर्थ की इस कंपनी की शुरुआत 71 ईयर्स पहले चोरी से की गई थी, तो क्या आप मानेंगे? टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ बर्गर किंग वंस वाज अ चीटर किंग ऑफ द वर्ल्ड। इस कहानी की शुरुआत होती है 1953 में जैक्सनविले, फ्लोरिडा से। ये वो टाइम था जब पूरे अमेरिका में कार हॉप क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। लोग घर का खाना छोड़ के रेस्टोरेंट में मिलने वाले फास्ट फूड को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। लोग अपनी कार में बैठे बैठे ही अपना ऑर्डर देते हैं और बहुत ही फास्ट स्पीड से उनको उनका ऑर्डर उनकी कार में ही डिलीवर कर दिया जाता है। और उस टाइम पे ऐसा करने वाली सबसे फास्ट एंड ग्रोइंग कंपनी थी मैकडॉनल्ड्स, जो कि हर साल अपने कई नए स्टोर्स खोल रही होती है। अब ऐसे में एक दिन फ्लोरिडा के रहने वाले कीथ जे क्रैमर और उनके स्टेप फादर मैथ्यू बर्न्स दोनों सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया में मैकडॉनल्ड्स के ओरिजिनल स्टोर पे पहुंचते हैं और वहाँ पे लोगों की लंबी लाइन देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मैकडॉनल्ड्स की फास्ट सर्विस देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो अपना बर्गर बनाकर बेचेंगे, वो भी उसी स्पीड से जिस स्पीड से मैकडॉनल्ड्स अपनी सर्विसेज दे रहा है। और इसके लिए उन्होंने रिसर्च करनी भी शुरू कर दी। एंड फाइनली काफी रिसर्च के बाद उन्हें 2 मिरेकल इंस्टा मशीन्स के बारे में पता चलता है और वो इंस्टा मशीन के राइट्स तुरंत खरीद लेते हैं। उनकी पहली इंस्टा मशीन थी इंस्टा शेक मशीन, जो कि 4 अलग अलग फ्लेवर्स के शेक्स एक ही बार में तैयार कर रही होती है। ये मशीन 1 मिनट में 6 ग्लास शेक्स बना रही होती है। और उनकी दूसरी मशीन होती है इंस्टा ब्रॉयलर अवन, जिसकी हेल्प से वो लोग ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 400 बर्गर्स तैयार कर रहे होते हैं। और इसी के साथ कीथ और मैथ्यू ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला और उसका नाम रखा इंस्टा बर्गर। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का रेप्लिका तो तैयार कर लिया था, लेकिन मैथ्यू और कीथ का काम मैकडॉनल्ड्स की तरह चल नहीं रहा था, क्योंकि उनकी मशीन्स मैकडॉनल्ड्स के इंटीग्रेटेड सिस्टम को टक्कर नहीं दे पा रही थी। इनफैक्ट उनकी इंस्टा ब्रॉयलर मशीन हर कुछ दिन में खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से वो कस्टमर्स के ऑर्डर्स टाइम पर नहीं दे पा रहे थे और बर्गर्स की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी की मैकडॉनल्ड्स की होती है। और इसी बीच वो दोनों डेविड एडगर्टन से मिलते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि वो उनके रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी खरीद ले। इत्तेफाक से जिस दिन उन्होंने डेविड को मशीन का यूज करके दिखाया, उस दिन मशीन भी खराब नहीं हुई। एंड इन रिजल्ट डेविड जैक्सनविले छोड़कर मायामी में उनकी एक फ्रेंचाइजी खोलने के लिए मान गए। लेकिन मायामी में इंस्टा बर्गर की फ्रेंचाइजी खोलने से पहले डेविड ने कुछ सजेशंस दिए। नंबर 1, इंस्टा बर्गर का नाम बदलकर वो लोग इंस्टा बर्गर किंग रखेंगे। नंबर 2, डेविड ने एक लोगो बनाया जिसमें एक कार्टून किंग बर्गर के ऊपर बैठा होता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा शेक का ग्लास भी होता है। और इन दोनों सजेशंस को कीथ और मैथ्यू ने तुरंत मान भी लिया। इसी बीच डेविड अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड जेम्स मैकलेमोर से मिला। डेविड और जेम्स दोनों को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, इसलिए जेम्स को जब इंस्टा बर्गर किंग के बारे में पता चला तो वो भी डेविड के साथ आ गए। एंड फाइनली 4 दिसंबर 1954 को 3090 नॉर्थ वेस्ट 36 स्ट्रीट मायामी में उन्होंने इंस्टा बर्गर किंग की पहली फ्रेंचाइजी खोली। लेकिन जल्द ही उन्हें भी ये बात पता चल गई कि उनकी मशीन में जो हीटिंग एलिमेंट लगा है वो बीफ पैटी से रिसने वाले पानी की वजह से बार बार खराब हो जाता है और ये प्रॉब्लम उनकी फास्ट प्रोसेस को काफी ज्यादा हैम्पर करती है। अब चूंकि उनकी मशीन हर दूसरे दिन खराब हो रही होती है तो उन्हें बार बार उसे सही करने के लिए इंजीनियर को भी बुलाना पड़ता है और उसे हर दूसरे दिन पे भी करना पड़ता है। इन सब की वजह से वो जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा पैसे वो गंवाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट से ज्यादा लॉस में जा रहे होते हैं। और इसी वजह से एक दिन फ्रस्ट्रेट होके डेविड हैमर उठाते हैं और इंस्टा ब्रॉयलर मशीन को लिटरली तोड़ देते हैं। और इसके बाद वो होता है जो इंस्टा बर्गर किंग को बर्गर्स का किंग बना देता है, एक लूजर कंपनी को विनर बना देता है। एक तरफ मायामी में जहां डेविड ने फ्रस्ट्रेट होकर इंस्टा ब्रॉयलर मशीन ही तोड़ दिया था, वहीं जैक्सनविले में कीथ और मैथ्यू की हालत बहुत खराब हो जाती है। मैकडॉनल्ड्स को टक्कर देना तो दूर की बात है, वो दोनों इंस्टा बर्गर किंग को सरवाइव तक नहीं करा पा रहे होते हैं। वो दोनों डीप लॉस में जा रहे होते हैं। यहाँ मायामी में ब्रॉयलर मशीन को तोड़ने के बाद डेविड रियलाइज कि अगर फास्ट बर्गर्स बनाकर बेचना है तो उन्हें मशीन रिपेयर करवानी पड़ेगी। और इस बार डेविड और जेम्स ने इंजीनियर को नहीं बुलाया, बल्कि डेविड ने खुद 3 हफ्ते में मशीन को रिपेयर करके एक नई डिवाइस बना दी, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को रिमूव करके उसकी जगह पर गैस के कनेक्शंस करके गैस ग्रिल सिस्टम क्रिएट किया और इस मशीन का नाम फ्लेम ब्रॉयलर रख दिया।
अब ये फ्लेम ब्रॉयलर ऐसे काम करता था कि वो पैटी को एक कन्वेयर बेल्ट पे वर्टिकली मशीन के अंदर लेकर जाता था और पैटी इस मशीन में क्रिएट हो रही फ्लेम यानी आग में पककर बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से उन पैटीज पर ग्रिल के निशान भी बन जाते थे। अब चूंकि हीटिंग एलिमेंट ही रिप्लेस हो जाता है तो मशीन भी बिना रुके काम करने लगती है और बहुत ही जल्द वो लोग सारी इंस्टा ब्रॉयलर मशीन्स को अपने बनाए हुए फ्लेम ब्रॉयलर से बदल देते हैं। यहाँ पर एक फायदा और होता है, वो है ग्रिल के निशान जो उनकी पैटी पर बनते हैं। ये निशान आगे चल के इंस्टा बर्गर किंग के बर्गर्स की वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी बन जाते हैं। अब यहाँ मायामी में तो डेविड और जेम्स ने न सिर्फ अपनी प्रॉब्लम खत्म की बल्कि वो दोनों मायामी में इंस्टा बर्गर किंग के दूसरे फ्रेंचाइजीज भी ओपन करने लग जाते हैं। अब चूंकि उन दोनों के पास मायामी में इंस्टा बर्गर किंग खोलने का लाइसेंस होता है तो इन सारी चीजों के बारे में उधर जैक्सनविले में कीथ और मैथ्यू को नहीं पता होता है। वो दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक काम बहुत ही होशियारी से कर रहे होते हैं और वो होता है लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजीज बेचना, जिसके हिसाब से 1955 तक इंस्टा बर्गर किंग की 40 फ्रेंचाइजीज खुल जाती हैं। मगर कीथ और मैथ्यू का प्रॉफिट कहीं से भी नहीं आ रहा होता है। इधर जैक्सनविले में एक दिन डेविड और जेम्स कीथ और मैथ्यू का काम देखने के लिए आते हैं। क्योंकि कीथ और मैथ्यू का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इंस्टा बर्गर किंग का फूड ट्रक चलाएंगे और अलग अलग जगह पर जाकर बर्गर्स बेचेंगे। और ये तरीका प्रॉफिटेबल है या नहीं ये देखने के लिए डेविड और जेम्स मायामी से जैक्सनविले आते हैं। लेकिन कई घंटों तक वेट करने के बाद भी कीथ और मैथ्यू एक भी कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद जेम्स वहाँ से थोड़ा टहलने के लिए निकल जाते हैं और तभी वो एक फूड स्टैंड के सामने लोगों की लंबी लाइन देखते हैं और उसमें खड़े हो जाते हैं। वो वहाँ पे नोटिस करते हैं कि लोग जो बर्गर खरीद रहे हैं उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है। उसमें 5 इंच के बन के बीच में लेटस, टमेटो, पैटी, मेयोनीज, अनियन और पिकल ये सब है और इन सब की वजह से बर्गर का साइज काफी बड़ा हो जाता है। ये बर्गर इंस्टा बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स के बर्गर से भी बड़ा होता है एंड ऑल्सो टेस्ट वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। बस फिर क्या था, जेम्स वापस मायामी आते हैं और इंस्टा बर्गर किंग के बर्गर्स में नई चीजें ऐड करके उसको भी बड़ा कर देते हैं और इस तरह से 1957 में वो वूपर बर्गर बनाते हैं। मगर उस समय उन्हें कहाँ पता था कि उनका ये एक्सपेरिमेंट आगे चल के इंस्टा बर्गर किंग की किस्मत बदलने वाला था। जहाँ बाकी कंपनीज 15 सेंट में बर्गर बेच रही होती है, वहीं पर बर्गर किंग अपने वूपर बर्गर की कॉस्ट 37 सेंट्स रख देता है एंड सरप्राइजिंगली लोग इस बर्गर को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं। एंड फाइनली बर्गर किंग को उसका सिग्नेचर सैंडविच मिल जाता है जो उन्हें पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। एक तरफ मायामी में चीजें ठीक हो रही होती हैं, तो वहीं जैक्सनविले में कीथ और मैथ्यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि 1959 में उन्हें अपनी कंपनी इंस्टा बर्गर किंग को बेचना पड़ जाता है और यही इंस्टा बर्गर किंग का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। जेम्स और डेविड के पास कंपनी खरीदने के पैसे तो नहीं होते हैं, मगर जिस आदमी ने कंपनी खरीदी होती है उससे वो कंपनी के नेशनल राइट्स खरीद लेते हैं। अब तक वो लोग केवल मायामी में इंस्टा बर्गर किंग की चेन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, मगर इस राइट को खरीदने के बाद से वो ग्लोबल लेवल पे चीजें ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं। मगर उससे पहले वो जो काम करते हैं वो होता है इंस्टा बर्गर किंग का नाम बदलकर बर्गर किंग रखना और बर्गर किंग के साथ एक नई टैगलाइन भी ऐड कर देना। वो टैगलाइन होती है होम ऑफ द वूपर। ग्लोबली बर्गर किंग और वूपर बर्गर दोनों ही अपनी अलग जगह बनाने लग जाते हैं और 1959 तक बर्गर किंग कंपनी यूएस में अपनी फ्रेंचाइजीज खोलने लग जाती है। अपने बदले हुए नाम बर्गर किंग और वूपर जैसे बिग साइज बर्गर दोनों की ही हेल्प से बर्गर किंग कॉर्पोरेशन नए सिरे से ग्रो करने लग जाती है और डेविड और जेम्स की ये जोड़ी फाइनली अपने नॉर्मल बर्गर को बर्गर्स का किंग बना देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ होना अब भी बाकी था। 1962 में बर्गर किंग 7 नए स्टोर्स खोलता है जिनका नेट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट $73,058 होता है, जबकि मैकडोनल्ड्स उसी साल 107 नए लोकेशंस पे अपनी चेन्स खोलता है और उनका प्रॉफिट $4,39,310 होता है। और इस डेटा से ये साफ पता चलता है कि दोनों कंपनीज के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। लेकिन 1965 तक बर्गर किंग उस गैप को काफी तेज स्पीड से भर देता है और अब वो मैकडोनल्ड्स से सिर्फ 3 साल पीछे होता है।
1967 में पिल्सबेरी कंपनी की एंट्री होती है। पिल्सबेरी कंपनी बर्गर किंग को $18 मिलियन में उसके 274 रेस्टोरेंट्स की चेन्स के साथ अक्वायर कर लेती है और जेम्स इस बात से बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पिल्सबेरी कंपनी बर्गर किंग को ग्रो करने में हेल्प करेगी और वो मैकडॉनल्ड्स से टक्कर ले पाएंगे। लेकिन डेविड का ऐसा मानना होता है कि बर्गर किंग अगर एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी काम करेगा तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन डेविड जानते थे कि जेम्स की वाइफ अब चाहती है कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे, क्योंकि जब से उन्होंने बर्गर किंग स्टार्ट किया था तभी से वो काम में इतने बिजी हो गए थे कि उनके पास फैमिली के लिए टाइम ही नहीं बचता था। तो पिल्सबेरी के साथ मर्ज करने के बाद जेम्स और डेविड दोनों ही कंपनी को सपोर्ट भी कर पाएंगे और साथ में उनके पास फ्री टाइम भी बच जाएगा। इस पार्टनरशिप के बाद जेम्स अगले 5 सालों तक कंपनी के सीईओ की पोजीशन संभालते हैं और पिल्सबेरी बर्गर किंग को उनके रिसोर्सेज यूज करने की परमिशन भी दे देती है। इस पार्टनरशिप से डेविड, जेम्स और हावी, जो कि एक दूसरे इन्वेस्टर होते हैं, ये तीनों पिल्सबेरी के 10% के ओनर्स भी बन जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन साबित होता है और तीनों ही बहुत अमीर हो जाते हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप वैसी पार्टनरशिप नहीं होती जैसा कि डेविड और जेम्स ने सोचा होता है। कंपनी एक्वायर करने से पहले पिल्सबेरी ऐसा बोलती है कि बर्गर किंग अपने हिसाब से ऑटोनॉमसली चलता रहेगा, पिल्सबेरी उनके काम में दखल नहीं देगी। लेकिन जैसे ही पिल्सबेरी कंपनी को एक्वायर करती है वैसे ही वो बर्गर किंग के डिसीजंस में एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाती है। एज अ रिजल्ट 21 अगस्त 1959 को डेविड बर्गर किंग और पिल्सबेरी से रिजाइन कर देते हैं और अगले कई सालों तक अलग अलग फ्रेंचाइजीज में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। जबकि जेम्स पिल्सबेरी को फोर्स करने लग जाते हैं कि या तो वो बर्गर किंग को पब्लिक तक लेकर जाएं या फिर वो बर्गर किंग की फ्रेंचाइजीज को रीस्ट्रक्चर करने का डिसीजन ले। लेकिन पिल्सबेरी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता क्योंकि बर्गर किंग ने अचानक से ग्रोथ गेन की थी, इस वजह से उनका फ्रेंचाइजीज पर कंट्रोल नहीं था। इन रिजल्ट लोगों को हर फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो रहा था, यहाँ तक कि उनके बर्गर्स का टेस्ट भी डिफरेंट हो रहा था। इसलिए उन्होंने ब्रेक लेने का सोचा ताकि वो फ्रेंचाइजीज की सिचुएशन को संभाल सके और उन्हें मॉनिटर करके एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सके। इन रिजल्ट 1968 में मैकडॉनल्ड्स ने 109 रेस्टोरेंट्स खोले थे और बर्गर किंग ने 108 रेस्टोरेंट्स खोले थे। जबकि 1972 से मैकडॉनल्ड्स हर रोज एक नया रेस्टोरेंट खोलने लग जाता है, लेकिन बर्गर किंग पूरे साल में केवल 91 रेस्टोरेंट्स ही खोल पाता है, जिससे कि उनकी ग्रोथ काफी स्लो हो जाती है। अब जेम्स के 5 साल पूरे होने के बाद 1972 में वो भी कंपनी छोड़ देते हैं और रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन वो बर्गर किंग के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम करते रहते हैं और तब तक बर्गर किंग के स्टोर्स की संख्या जेम्स और डेविड के पिल्सबेरी को बेचने के टाइम से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 1977 में बर्गर किंग डोनाल्ड स्मिथ को हायर करता है। डोनाल्ड स्मिथ मैकडॉनल्ड्स के हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव थे। डोनाल्ड को हायर करने का मकसद फ्रेंचाइजिंग सिस्टम और कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना था। मैकडॉनल्ड्स के अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उन्होंने बर्गर किंग में कई की चेंजेस किए, जैसे कि उन्होंने बर्गर किंग के उन लैंड्स को खरीदना शुरू कर दिया जिन पर बर्गर किंग के रेस्टोरेंट्स खुले थे, जिससे कि वो नए फ्रेंचाइजीज को जमीन लीज पर दे सके और बर्गर किंग का फ्रेंचाइजी पर कंट्रोल बना रहे। डोनाल्ड ने मेन्यू में कई नई चीजें ऐड की और स्टोर्स की डिजाइन में भी चेंजेस किए और बर्गर किंग के सारे रेस्टोरेंट्स के लुक और फील को स्टैंडर्डाइज कर दिया और ये चेंजेस बर्गर किंग के फ्यूचर ग्रोथ के लिए आगे चलकर सॉलिड फाउंडेशन साबित हुए। इसके बाद बर्गर किंग कॉर्पोरेशन की ओनरशिप कई बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स के पास गई, जैसे कि 1988 से 2002 तक ग्रैंड मेट्रोपॉलिटन के पास ओनरशिप रही। उनके बाद 2002 से 2010 तक ये ओनरशिप टीपीजी यानी टेक्सास पैसिफिक ग्रुप के पास रही। टीपीजी $1.6 बिलियन में बर्गर किंग को खरीद लेता है और 2006 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बीकेसी नाम से बर्गर किंग भी लिस्ट में शामिल हो जाता है और उसके स्टॉक सेल $425 मिलियन अमाउंट का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और 2009 में बर्गर किंग अपने 12,078 रेस्टोरेंट से $2.54 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है और इसके बाद 2010 से अब तक बर्गर किंग कॉर्पोरेशन की ओनरशिप 3G कैपिटल के पास रही है, क्योंकि 3G कैपिटल बर्गर किंग के 31% स्टेक्स को $3.26 बिलियन में खरीद लेता है और 2014 में बर्गर किंग को किम हॉर्टन्स के साथ मर्ज करके
रेस्टोरेंट ब्रांड इंटरनेशनल बनाता है, जो कि बर्गर किंग की करंट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। आज RBI यानी रेस्टोरेंट ब्रांड इंटरनेशनल के CEO जोशुआ कोब्जा हैं, वहीं बर्गर किंग अमेरिकास के प्रेसिडेंट टॉम कर्टिस हैं। एज ऑफ 2021 बर्गर किंग की ग्लोबली 19,247 चेन्स हैं, जिनसे एनुअली बर्गर किंग लगभग $1.81 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आज बर्गर किंग की नेटवर्थ $7 बिलियन से भी ज्यादा है। चोरी से की गई एक शुरुआत को भले ही कीथ और मैथ्यू आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन जेम्स और डेविड ने अपने एफर्ट्स और कंटिन्यूअस चेंजेस करके एक डूबते बिजनेस को आज किंग बना दिया है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।